चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की बिजनेस लॉ की पेपर सॉल्व करेंगे। बिजनेस लॉ की जो पेपर है 2021 में जो पेपर आ चुकी है, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए ग्रुप ए हमारे द्वारा सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी पार्टली ट्रू, ऑप्शन नंबर सी फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी इम्पॉसिबल। तो जी इसकी ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऐसा क्यों? जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है ना वो एग्रीमेंट तो हो सकते हैं, ये सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, जबकि एग्रीमेंट लीगल और इलीगल दोनों के लिए बनाई जा सकती है। जो इलीगल एग्रीमेंट होगा उसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जाए। मैंने क्या बोला? ऑल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट तो तब होगा जब वो लीगली इन्फोर्सेबल होगा, बट एग्रीमेंट के लिए जरूरी नहीं है, वो लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट तो है, बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। When an offer is made to a definite persons or a group of definite persons, it is called। जब किसी स्पेसिफिक पर्सन्स को आप ऑफर देते हो या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ऑफर देते हो, इसे हम स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गिवन है जनरल ऑफर, ऑप्शन नंबर बी गिवन है स्पेसिफिक ऑफर, ऑप्शन नंबर सी गिवन है काउंटर ऑफर और ऑप्शन नंबर डी गिवन है इनवैलिड ऑफर। तो इसकी जो ऑप्शन होगा ये बी हो जाए स्पेसिफिक ऑफर, यानी किसी स्पेसिफिक ग्रुप को या किसी आइडेंटिकल या किसी स्पेसिफिक पर्सन को जो ऑफर दी जाती है इसे हम स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं। और जो जनरल ऑफर है पब्लिक एट लार्ज, यानी कि आप किसी को भी दे सकते हो। और काउंटर ऑफर क्या है? जो सेम ऑफर ए मिस्टर बी को दे रहा है और बी मिस्टर ए को दे रहा है। क्लियर कि नहीं है? तो इसकी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अ मैच इज अ फिक्सिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ क्रिकेट प्लेयर एंड अ फिक्सर इज एट। अगर किसी क्रिकेट प्लेयर के साथ में मैच अगर आप फिक्सिंग करते हो तो याद रखिएगा ये इलीगल माना जाएगा। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये इलीगल हो जाएगा। चलिए नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं। बोल रहा है एन एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू विदाउट फ्री कंसेंट, यानी जिस एग्रीमेंट में आप एंटर कर रहे हो बिना किसी फ्री कंसेंट का, ऐसे जो एग्रीमेंट है ना ये वॉइडेबल हो जाएगा। ऐसे एग्रीमेंट वॉइडेबल हो जाएगा। प्री कंसेंट का मतलब होता है सेम थिंग अपन इन दी सेम सेंस, यानी जहां पर दोनों पार्टीज का इंटेंशन एक जैसा ही होता है, सोचने का और समझने का एक जैसा ही होता है, और ये जो पार्टीज होते हैं ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इलीगल नहीं कर सकते हैं। तो जो कंसेंट अगर बिना किसी फ्री का है तो आप समझ लीजिए ये वॉइडेबल हो जाएगा। लाइक क्वेश्चन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, फ्रॉड हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया और मिस्टेक्स हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी होगा। नंबर 5 आ जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय, कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब होगा? ऑप्शन नंबर ए गिवन है परफॉर्मेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर बी है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर सी है म्यूचुअल एग्रीमेंट्स और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो फिफ्थ है, फिफ्थ का जो आंसर आपका होगा ये डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंसेस के वक्त में डिस्चार्ज होता है, ब्रीच के वक्त में होता है और म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ रहे हैं। कंसिडरेशन इज डिफाइंड, कंसिडरेशन इज डिफाइंड इन डैश ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 2D, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 2 सब सेक्शन बी,
ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 2 सबसेक्शन सी, ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसकी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो कंसिडरेशन है इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में। चलिए नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नंबर 7 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है एन एग्रीमेंट विथ और बाय अ माइनर इज। विथ और बाय अ माइनर इज, ये क्या होगा? अगर किसी माइनर के साथ में आपके द्वारा अगर एग्रीमेंट की जाती है तो ये याद रखिएगा ये वॉइड एब इनिशियो हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए गिवन है वैलिड, ऑप्शन नंबर बी गिवन है वॉइड, ऑप्शन नंबर सी है अनलॉफुल और ऑप्शन नंबर डी है नन। ऑप्शन नंबर डी है सॉरी एन एग्रीमेंट विथ और बाय अ माइनर, ऑप्शन नंबर ए है वैलिड, ऑप्शन नंबर बी है वॉइडेबल, ऑप्शन नंबर सी है लीगल और ऑप्शन नंबर डी है वॉइड एब इनिशियो। तो नंबर 7 का जो ऑप्शन होगा ये डी हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो। नंबर 8 आ जाते हैं। बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वैलिड, ऑप्शन नंबर बी वॉइड, ऑप्शन नंबर सी अनलॉफुल और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो जनरल इंश्योरेंस के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये हमारा वैलिड हो जाएगा। याद रखेंगे जनरल इंश्योरेंस के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे ये वैलिड हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए हम आते हैं अब नंबर 9 की तरफ। बोल रहा है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 रिलेट्स टू। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है ये रिलेट करता है ऑप्शन नंबर ए मूवेबल गुड्स के लिए, ऑप्शन नंबर बी इमूवेबल गुड्स के लिए, ऑप्शन नंबर सी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल गुड्स और ऑप्शन नंबर डी ऑल गुड्स एक्सेप्ट गोल्ड। याद रखिएगा जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है ना ये रिलेट करता है मूवेबल गुड्स के लिए। याद रखिएगा ये रिलेट करता है मूवेबल गुड्स के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके नंबर 10 आ जाते हैं। द टर्म प्रॉपर्टी आर यूज्ड इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मीन्स। क्या है प्रॉपर्टी? जो टर्म्स यूज किया गया सेल्स ऑफ गुड्स के लिए इसका मतलब क्या है? पोजेशंस, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल, ऑप्शन नंबर सी ओनरशिप है, ऑप्शन नंबर डी पोजीशन एंड ओनरशिप है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 की जो ऑप्शन होगा ये सी हो जाएगा। प्रॉपर्टी जो यूज की जाती है ये ओनरशिप के लिए यूज किए जाते हैं। याद रखना क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन होगा ये सी हो जाएगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 1 के 11 के अनुसार याद रखना ऑल ओनरशिप राइट ऑफ द गुड्स होता है। नंबर 10 हो गया। चलिए नंबर 11 की तरफ आते हैं। नंबर 11 बोल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट द पार्टनर्स हैव डैश टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर बी एलिजिबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी इंटाइटलमेंट, ऑप्शन नंबर डी नॉन इंटाइटलमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन होगा याद रखना ये डी हो जाएगा नॉन इंटाइटलमेंट। यानी कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर ये बातें नहीं लिखी गई है तो पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया जाएगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सिर्फ प्रॉफिट इक्वली शेयर किया जाएगा और लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट पे किया जाएगा। किसी भी तरीके का रेमुनरेशन प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे और पार्टनरशिप डिड एब्सेंस होता है। तो नेक्स्ट नंबर 12 की तरफ आते हैं। बोल रहा है पार्टनरशिप इज डैश बिटवीन 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप इज डैश बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ऑप्शन नंबर ए और रिलेशंस, ऑप्शन नंबर बी एन आइडिया, ऑप्शन नंबर सी एन एडवेंचर्स, ऑप्शन नंबर डी अ कोऑपरेशन। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 के आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और रिलेशन, यानी दो या दो से ज्यादा जो पार्टनर होता है ना उसके बीच में रिलेशन होता है जो आपसी सहमति से बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको शेयर किया जाएगा, रिस्क शेयर किए जाएंगे।
क्लियर के लिए है। तो ये पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट होता है। चलिए नंबर 13 की तरफ आ जाते हैं। बोल रहा है एलएलपी हैज अ सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स। तो एलएलपी क्या है पहले ये आप समझिएगा। ये एलएलपी जो है ना, ये एलएलपी है ना, ये हाइब्रिड है, कंपनी और पार्टनरशिप दोनों को मिला के बनाया गया है। तो कंपनी के भी रूल्स है इसमें और पार्टनरशिप के भी रूल्स हैं। तो एलपी हैज अ सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए स्टेक होल्डर्स है, ऑप्शन नंबर बी मेंबर्स है, ऑप्शन नंबर सी पार्टनर्स हैं और ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टर्स हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कंपनी बोलता तो सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर हो जाता, लेकिन नहीं है, लेकिन यहाँ एलपी वर्ड यूज किया है तो सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स हो जाएगा। तो नंबर 13 का सी हो जाएगा। नंबर 14 आ जाते हैं। एडवांटेज क्या क्या है एलएलपी का। चलिए पॉइंट नंबर ए बोल रहा है इजी टू इनकॉर्पोरेट, नंबर बी इजी टू मैनेज और नंबर सी रेजिंग मनी। तो 14 का जो होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ दीज। इसको इनकॉर्पोरेट करना, इनकॉर्पोरेशन करना बहुत आसान है, इसको मैनेज करना बहुत आसान है कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं यानी कि जो पार्टनर्स होते हैं वो एक्सपर्टीज होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, नॉलेजेबल्स होते हैं, क्वालिटी उनके अंदर होती है। इसको मैनेज करना काफ़ी आसान है, फंड रेज करना बहुत आसान है क्योंकि ये हाइब्रिड है पार्टनरशिप का और कंपनी का, इसमें फंड रेज करना बहुत ही आसान है। तो एडवांटेज ये तीनों एडवांटेज है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए जब भी किसी नॉलेजेबल पर्सन के साथ में या क्वालिफाइड पर्सन के साथ में आप बिजनेस करते हो तो कई तरीके से आपको एडवांटेज मिलता है। आप ये याद रखिएगा, आपको बेनिफिशियली आपको देखेंगे हर तरीके से मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में, उसको एक्सपेंशन करने में आपको फायदा होता है। लेकिन यहाँ तो ये एलएलपी में कॉमन है, प्रोफेशनल्स वगैरह मैक्सिमम जो एंटिटी की सिलेक्शन करते हैं तो उसमें से वो उन लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा एलएलपी की तरफ जाता है। चलिए नंबर 15 आ जाते हैं। इन केस ऑफ एलएलपी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर, इन केस ऑफ एलएलपी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर। याद रखिएगा जिस तरीके से प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 होता है, पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड होता है, और पार्टनरशिप में जो है वो पहले 50 था, अभी इसको बढ़ा करके 100 कर दिया गया है एज पर कंपनी एक्ट के अनुसार। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं, जो एलएलपी में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है ना वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है। नंबर 16 आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर एलएलपी इज, रजिस्ट्रेशन फॉर एलएलपी इज सिंपल सी बात है, आपकी हाइब्रिड मैंने बोला कंपनी और पार्टनरशिप दोनों को मिलाकर बनाया गया है। तो पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपनी को तो रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। तो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें आ रहे हैं तो मैं बोलूंगा ये मैंडेटरी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर एलएलपी इज मैंडेटरी। क्वेश्चन नंबर 16 की ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नंबर 17 आ जाते हैं। नंबर 17 आ जा रहे हैं। इन इंडिया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कैम इनटू फोर्स इन द ईयर, ये कब आया था? 1881 में आया था, याद रखिएगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कब आया था? 1881 में आया था। 17 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नंबर 18 की तरफ बढ़ रहे हैं। दी टर्म होल्डर इज एक्सप्लेन इन द सेक्शन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में होल्डर को एक्सप्लेन किया गया है किस सेक्शंस में? तो ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 5, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 7, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 6 और ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 8। तो होल्डर इन ड्यू कोर्सेज जो होता है इसको एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 8 में। इसकी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नंबर 19 आ जाते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कमेंस, यानी ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की शुरुआत कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर 2019, ऑप्शन नंबर बी 15 जनवरी 2019, ऑप्शन नंबर सी 20 जुलाई 2020, ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 2010।
याद रखिएगा। इसकी जो आंसर होगा ये करेक्शंस कर लेंगे। 19th में जो ऑप्शन नंबर जो डी है ये 1 जैन 2019 होनी चाहिए। तो इसकी ऑप्शंस क्या होगा, 19 की जो ऑप्शंस हो जाएगा ये सी हो जाएगा। ये कमेंट्स इसकी हुआ था 20 जुलाई 2020 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कमेंट्स कब हुआ था, 20 जुलाई 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप ए का जो है यह है एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में काउंसिल कितने तरीके के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर भी करेक्शंस कर लेंगे, ये 6 होनी चाहिए। चलिए नंबर 20 का जो ऑप्शन होगा ये ए हो जाएगा। टोटल 3 टाइप्स के होते हैं ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। चलिए हमने ग्रुप ए का जितनी भी एमसीक्यू था इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट जो पार्ट हमारा आएगा वो ग्रुप बी का आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए। और जो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम के लिंक दे दिए जाएंगे, वहां पर जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर